वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने हमारी जो सीरीज़ के पहले 2 लेक्चर हैं वो पढ़ लिए होंगे या उनको देख लिया होगा। और आप लोगों का क्विज़ भी है फ्राइडे को, तो आई होप आप सब उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आज हमारा न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के पर्सपेक्टिव से लास्ट लेक्चर होगा। मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की। मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस कर लिया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ और न्यूट्रिशन का आपस में ताल्लुक क्या होता है। लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ अम, और भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम इसको काउंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा जो हम स्ट्रेटजीज़ डिस्कस कर चुके थे, इसके अलावा 2 प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन किसी भी इन्फेक्शियस और इवन नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को काउंटर करने के लिए, वो हैं वैक्सीनेशन और एजुकेशन। जितने भी रिसर्च हुई है, मोस्टली अगर किसी की डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर वैक्सीनेशन और एजुकेशन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे सामने मिसालें हैं कि वैक्सीनेशन के ज़रिए हमने दुनिया से तकरीबन स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। कुछ एरियाज़ में उसकी कभी-कभी आउटब्रेक होती हैं, लेकिन मोस्टली हम स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं। इसके अलावा रूबेला को हम तकरीबन इरेडिकेट कर चुके हैं और आम तौर पर ये प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा हुआ करता था, उसको हमने काउंटर किया। पोलियो शायद हमारे मुल्क में अभी इशू है, लेकिन इसकी प्रेवलेंस अभी भी इतनी नहीं, लेकिन दुनिया भर में हम पोलियो को तकरीबन बहुत से कंट्रीज़ में इसको काउंटर कर चुके हैं और बहुत सी कंट्रीज़ खुद को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसके लिए आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करने की बेहद ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन के पर्सपेक्टिव से निमोनिया, मीज़ल्स और रोटा वायरस को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है एजुकेशन की। ये देखा गया है जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं कि आप अगर एजुकेटेड हैं किसी डिज़ीज़ के बारे में, तो आप उसकी प्रिवेंशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, या अगर आपकी एक्सेस है उसकी इंफॉर्मेशन तक तो आप उसकी बेटर काउंटर कर सकते हैं। इसकी आजकल एग्जांपल कोविड-19 भी है कि अवेयरनेस इसलिए फैलाई जा रही है, एजुकेशन ज़्यादा लोगों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये तेज़ी से स्प्रेड होने वाला डिज़ीज़ है और इसको आप प्रिवेंशन करके ही रोक सकते हैं। इसलिए एजुकेशन के ऊपर किसी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के पर्सपेक्टिव में ख़ास तौर पर बच्चों और मदर को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। जितनी एजुकेशन होती है वो आम तौर पर मदर ओरिएंटेड होती है। बहुत सी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में ख़ास तौर पे निमोनिया और डायरिया के केस में मैटरनल ओरिएंटेड होती है, ताकि उससे एक पूरी फैमिली को बचाया जा सके। इसकी जैसे कि एजुकेशन में मेल न्यूट्रिशन के ऊपर एजुकेशन की मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स को या लैक्टेटिंग मदर्स को मेल न्यूट्रिशन के इशू को किस तरह काउंटर करना चाहिए और वो कितना ज़रूरी है मुस्तकबिल की नस्ल के लिए कि वो किस तरह मेल न्यूट्रिशन मदर में हो तो वो बच्चों की आगे ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ज़्यादा इशू है जिसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया जाता है। उसकी वजह भी यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपका इनेट इम्यूनिटी क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होती है और वो फर्दर रिड्यूस करती है केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, और आपके इम्यून सिस्टम को इस काबिल करती है कि आप उससे आगे जाके लड़ सकें, ताकि दुनिया में उन इन्फेक्शियस डिजीज़ से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम हो। अच्छा, डायरिया के केस में जो रिसर्च हुई है उसमें है कि अगर आप जो कि लो इनकम फैमिलीज़ हैं या मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं या वैसी कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर तमाम मदर्स को आप प्राइमरी एजुकेशन दें डायरिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप 8% केसेस को कम कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें सेकेंडरी एजुकेशन दें, सेकेंडरी एजुकेशन में उनका क्या है कि प्योरीफाई वाटर या बॉयल्ड वाटर यूज़ किया जाए। अगर कोई डायरिया का केस है तो उसे खुद से रेमेडीज़ ना बनाए जाएँ, बल्कि किसी हेल्थ प्रोवाइडर को कंसल्ट किया जाए। इसके अलावा ज़िंक दी जाए, ओआरएस की सॉल्यूशंस मिलती हैं वो दी जाए। अगर ये एजुकेशन दी जाती है तो तकरीबन 30% रिड्यूस हो जाते हैं। और दुनिया में ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मदर्स को ख़ास तौर पर ये एजुकेशन दी जाती है क्योंकि एजुकेशन की प्रेवलेंस हमारे मुल्कों में इतनी ज़्यादा नहीं है।
और इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ना पढ़ाया जाता, ना बताया जाता और ना लोगों के एजुकेशन तक एक्सेस होती, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह मलेरिया के केस में वो एरियाज़ जहाँ हाई ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, अगर प्राइमरी एजुकेशन दें तो आप 22% कम कर सकते हैं उस ट्रांसमिशन को, क्योंकि इसकी प्रिवेंशन बड़ी सिंपल सिंपल है मलेरिया की। आपने मलेरिया के वेक्टर को काउंटर करना होता है, और आप उसके वेक्टर को किस तरह काउंटर कर सकते हैं, बेटर हाइजीन किस तरह मुहैया कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोगों की खुद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्राइमरी एजुकेशन दें। और अगर आप उनको सेकेंडरी एजुकेशन दें, वेक्टर की मुकम्मल तालीम दें, उन्हें बताएं कि वेक्टर से इस तरह बचा जा सकता है, पानी खड़ा ना होने दें वगैरह वगैरह, तो उसमें आमतौर पर 36% तक रिडक्शन देखी गई है। तीसरा बड़ा लीडिंग कॉज जो बच्चों में डेथ का है वो निमोनिया है, या जिसके बहुत ज़्यादा बर्डन हेल्थ सिस्टम के ऊपर पड़ता है, वो निमोनिया है। अगर कहा जाता है कि अगर एक एडिशनल ईयर ऑफ मैटरनल एजुकेशन आप इंक्रीज़ कर दें निमोनिया के ऊपर, तो आप 14% डिक्रीज़ कर सकते हैं निमोनिया के डेथ केसेस, यानी कि 1,70,000 जानों को आप बचा सकते हैं। आम तौर पर इनके 1,70,000 सिर्फ 14% है। आम तौर पर इसका फिर 100% आपका 12 लाख कुछ हज़ार बनेगा। वो 12 लाख लोग अफेक्ट होते हैं। अगर आप एक साल इंक्रीज़ कर दें मैटरनल एजुकेशन, तो ये 1,70,000 जानों को आप बचा सकते हैं। इसकी सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है कि आपने आम तौर पर मलेरिया का के साथ मेल न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट को लिंक किया जाता है। निमोनिया के साथ मेल न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट को निमोनिया के साथ लिंक किया जाता है। इसके अलावा मीज़ल्स की वैक्सीनेशन पहले 12 मंथ में आप करते हैं। बर्निंग फ्यूल्स हार्मफुल स्मोक क्रिएट करते हैं, सॉलिड फ्यूल्स चाहे वो हों, उन सब की एजुकेशन देना। तो ये हमारी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इन्फेक्शियस डिजीज़, वो वाले इन्फेक्शियस डिजीज़ जो प्रिवेंटेबल हैं, जिन्हें आसानी से सिर्फ एजुकेशन के थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी अगर एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन की जाए, तो हम बहुत हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये आप लोगों का रोल है। शायद कल मैं आप लोगों के ग्रुप में बात कर रहा था कि कम्युनिटी एंगेजमेंट और के ज़रिए कम्युनिटी रेजिलियंस क्रिएट करना, ये दुनिया में एक डिमांड है आजकल। ये कम्युनिटी अवेयरनेस होती क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट होती क्या है, ये यही होती है कि जो आपकी प्रिवेंटेबल थेरेपीज़ हैं या प्रिवेंशन की एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंगेजमेंट की जाए। और कम्युनिटी रेजिलियंस ये होती है कि जब आप वो अवेयरनेस फैला के उस एरिया से निकलें, तो कम्युनिटी के अंदर इतनी रेजिलियंस पैदा हो गई हो कि वो आपके बगैर भी उस अवेयरनेस पर अमल कर सके, और ये इस चेन को कहीं ब्रेक ना होने दें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये कैरी करें। इसी तरह आप कम्युनिटी रेजिलियंस के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने 2015 का डाटा लिया है, क्योंकि 2015 से आगे ये जो इनके गोल्स आए थे उसमें डब्ल्यूएचओ ने अपना काम किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वैक्सीन की कवरेज 2015 के अंदर 79% रिडक्शन हुई है डेथ की। इसी तरह से प्रिवेंटिव वैक्सीन जो सी निमोनिया और डायरिया की है, वो तकरीबन 37% 129 कंट्रीज़ में हम करते हैं। 2025 तक डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ का गोल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2025 तक डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ का ये गोल है कि उन्हें निमोनिया और डायरिया से नंबर ऑफ डेथ को डिक्रीज़ करना है, इतना डिक्रीज़ करना है कि नंबर ऑफ डेथ 0.003 तक पर आ जाए, या 3 पर 1000 और 1 पर 1000 तक आ जाए। और ये आपने कैसे करनी है? थ्रू द प्रिवेंशन के ज़रिए। और वैक्सीनेशन किसी भी प्रिवेंशन की प्राइमरी एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, ये थोड़ी-सी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम डायरिया और निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए 2025 तक डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड की है। कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले तो वैक्सीन। वैक्सीन आप पर्ट्यूसिस की करते हैं, ये एक डिज़ीज़ है जो कॉज़ होता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से। ये भी एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। इसके अलावा मीज़ल्स की वैक्सीन है, एचआईवी की, एचआईवी है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी, ये भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ होता है। वैसे इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, लेकिन ये एचआईवी आपका
बैक्टीरियल डिजीज। इसी तरह पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ये रेड ब्लड सेल का मेजर करते हैं कि कितने रेड ब्लड सेल पर 100 मिलीलीटर आपके पास है। आपने सुना होगा अक्सर, आपने टेस्ट लैब के अंदर हिमेटोक्रिट टेस्ट या हिमोटोक्रिट, वो एक्चुअली ये है। फिर रोटा वायरस की करते हैं। हैंड वॉशिंग विद सोप, ये प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2015 से, और आज शायद हमें पता लग रहा है कोविड-19 की वजह से कि हैंड वॉशिंग कितनी अच्छी है। ये कितनी तरह डिजीज़ को, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल, उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि एक वायरल डिजीज़ सोप से कैसे मर सकता है। उसकी उसकी वजह ये होती है क्योंकि वायरस का, ख़ास तौर पर आरएनए वायरस का आउटर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है अगर वो लिविंग कंडीशन में ना हो। जब वो लिविंग कंडीशन में नहीं होता तो फैटी एसिड्स की आउटर लेयर उससे ब्रेक किया जा सकता है। इसलिए हैंड वॉशिंग के बारे में कहा जाता है। सेफ़ वाटर या सेफ़ ड्रिंकिंग, उसमें वाटर एंड सैनिटेशन आ जाती है। प्योर वाटर, हम सब जानते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डायरिया। इसी तरह एयर पॉल्यूशन को कम करना, जो निमोनिया का सबब भी बन सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। एचआईवी प्रिवेंशन, और एचआईवी प्रिवेंशन क्योंकि एचआईवी डिजीज़ इटसेल्फ आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो उसकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और प्रोफाइलेटिक मेजर के तौर पे, प्रिवेंशन के मेजर के तौर पे, वो लोग जो एचआईवी इन्फेक्टेड हों या एक्सपोज्ड हुए हों, उन्हें हम कॉट्री मॉक्साजोल, एक सिरप होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है कुछ ड्रग्स का, जिसमें आप इसको रिड्यूस करने की या इन्फेक्शंस को, जैसे दूसरी इन्फेक्शन नमूनिया, डायरिया वगैरह, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल में दो ड्रग्स होती हैं, एक ट्राइबिटोप्रिन होती है और एक सल्फामेथाजोजोल होती है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेकंड ड्रग, लेकिन वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने केयर सीकिंग अच्छी करनी है, मैनेजमेंट अच्छी करनी है, केस की मैनेजमेंट भी और कॉन्टेक्स्ट की मैनेजमेंट भी आप अच्छी अच्छी करते हैं। जिंक देते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, जिंक का हमने यूज़ पढ़ लिया कि डायरिया के केस में कितना इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग एक और वो है कि आप कम से कम 6 महीने तक की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। हम्म, इसके अलावा वो बच्चे जिन्हें निमोनिया हो या डायरिया, और उससे उन्हें उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल के अंदर, तो ये लाजमी है कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाए। तो ये कुछ प्रिवेंशन की होती है। और प्रोटेक्शन आपकी कैसे है, कि ब्रेस्ट फीडिंग करें 6 मंथ के लिए, विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन दें, बच्चों की गुड हेल्थ और आफ्टर बर्थ उनकी गुड हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। अच्छा, थोड़ा-सा ओवर न्यूट्रिशन के ऊपर अब बात कर लेते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी और इन्फेक्शंस, इन सब का बड़ा आपस में लिंक है। क्या होता है आमतौर पर कि अगर ओवर न्यूट्रिशन हो जाए तो आमतौर पर लोग ओबीज़ हो जाते हैं। और ओबेसिटी आप सबको पता है इज़ अ रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़ के लिए है, रीनल फेल्योर के लिए है, इवन लंग डिजीज़ेज़ हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज डिफरेंट, सीवीडीज एक बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है। ये होता है क्या है कि कॉम्प्लेक्स वो है, मैं इससे पहले आपसे डिस्कस कर सकता हूँ ओबिसिटी के केस में कि किस तरह हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपके हाइपोथैलेमस तक जाते हैं, किस तरह भूख लगती है, कौन कौन से एनर्जी इनहिबिटिंग हैं, कौन से आपको हंगर महसूस करवाते हैं। तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शियस, जो बेसिक इसका लिंक है किसी भी न्यूट्रिशन का, वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ होता है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। एडिपोज टिश्यू से आमतौर पर हार्मोनल सिक्रीशन होती है जिससे न्यूरो एंडोक्राइन चेंजेस आती है। फिर इसकी वजह से जो सी साइटोकाइंस हैं, उनकी प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ये क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर या आपके सर्कुलर सिस्टम के अंदर बहुत से इंटरल्यूकिन्स को बहुत तेज़ी से फैलाना शुरू कर देते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके उनसे इम्यून सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन सप्रेस होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। आपको पता है न्यूट्रोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो जब जाते हैं जहाँ भी इन्फेक्शन आती है, और मैक्रोफेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है फैगोसाइटोसिस के लिए, और पुअर ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकती है। अच्छा, पोस्ट 215 इन्होंने जो से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए थे, उनमें से जो से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा है, वो बड़ा रिलेट करता है आपकी न्यूट्रिशन को, आपके और डिजीज़ को और लाइफस्टाइल को। जैसे नो पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब है आप मैल न्यूट्रिशन या फूड सिक्योरिटी के थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। इसी तरह ज़ीरो हंगर आपकी मैल न्यूट्रिशन को काउंटर करती है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग
बहुत ज़्यादा एडवोकेसी है कि गुड हेल्थ को बजाय मेडिसिन से कंट्रोल करने के आप प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन से कंट्रोल करें। क्वालिटी एजुकेशन का हमने लिंक देख लिया कि जितने भी डिजीज़ हैं मोस्टली इन्फेक्शियस, वो जो पुअर लोगों के डिजीज़ हैं उसमें आमतौर पर अगर आप एजुकेट करें मदर्स को या चिल्ड्रन को या पॉपुलेशन को एज अ होल, तो आप उनके प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इसी तरह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि वाटर इट सेल्फ कॉन्टेमिनेटेड वाटर इट सेल्फ कुड बी द सोर्स फॉर डायरिया एंड द निमोनिया। तो ये देखना पड़ता है। तो हमारे इस पूरे लेक्चर जो हमने 3 कवर किए, इसका हमारे की मैसेजेस क्या हैं कि मैल न्यूट्रिशन आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, आपके टी सेल्स को, आपके बी सेल्स को, आपके न्यूट्रोफिल्स को, आपको फेगोसाइटोसिस को, साइटोकाइंस का अमल नहीं हो पाता मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल ज़्यादा ससेप्टिबल होता है इन्फेक्शन डेवलप करने का। इसी तरह हमने लिंक देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग और हैंड वॉशिंग एक्चुअली आपके ब्रेस्ट फीडिंग आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, आपके अंदर इनेट इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती है। जितनी कहा जाता है 6 से 2 साल तक, 6 महीने से 2 साल तक लाज़मी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। फिर हैंड वॉशिंग की वजह से आप डिफरेंट बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ दोनों से बच सकते हैं। कोविड-19 इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। फिर इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये एम है कि वो एपिडेमिक जो सी एड्स की है, ट्यूबरकुलोसिस की और मलेरिया की, उन्हें एंड करना चाहते हैं। इसी तरह जिंक इम्पॉर्टेंट है डायरिया के लिए। ये 2015 पोस्ट 2015 आपकी डेवलपमेंट हुई कि डायरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जिंक, और विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है आपके मीजल्स के लिए। तो ये आपका लिंक बनता है आपकी न्यूट्रिशन का और आपके इम्यून सिस्टम का और इन्फेक्शियस डिजीज़ का और इवन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ, और ये हमने 3 क्विज़ आपका इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा। इंटरेस्टिंग क्विज़ लेंगे, टेंशन इस सिलसिले में हम कम ही लें, और ग्रुप की सूरत में होगा, जो आप लोगों की असाइनमेंट की ग्रुप थी उसकी सूरत में होगा। एंड आई होप आप सब अच्छा करेंगे। So, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर लिंक करें। सैटरडे या संडे को हम अपनी रेगुलर जूम मीटिंग करेंगे। थैंक यू क्लास, और सब अपना ख्याल रखिए।